हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम 11th का 5th चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे हैं और ये इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे खासे आते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इस चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट फिजिक्स से भी रिलेटेड है और ये चैप्टर फिजिक्स के अंदर भी है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। तो हमको ये मालूम है 3 तरह की स्टेट्स हैं जनरली। वैसे प्लाज्मा एक 4th स्टेट है, लेकिन अभी मैं उसको इग्नोर करके जो जनरल 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जो किसी भी मैटर की जो स्टेट है वो जो चेंज हो जाती है वो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के चेंज होने से या और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होने की वजह से हो जाता है। गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अपार्ट होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़े पास में आ जाते हैं और सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली इंटरमोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट रहते हैं और लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं और गैस के अंदर वेरी वीक और नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। हम यहाँ पर इस 11th चैप्टर के अंदर स्पेशली गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर हमारे 12 के सिलेबस में डिटेल में है। तो इस चैप्टर के अंदर हम गैसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और गैसेस में गैसेस स्टेट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही किसी भी मैटर की स्टेट और उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो द प्रॉपर्टी अब हाँ, स्टेट ऑफ मैटर को स्टार्ट करने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि हमने अभी तक मोल कंसेप्ट पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा। तो इन चारों चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन था, इन चारों चैप्टर में जो डिस्कशन था वो इंडिविजुअल एटम्स या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को लेके था। हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स के शेप पढ़ रहे थे कि CH4 का शेप कैसा होगा, इंडिविजुअल PCl5 का शेप कैसा होगा, इंडिविजुअल SF4 का कैसा होगा, इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल कैसा होगा, इंडिविजुअल NH3 मॉलिक्यूल कैसा होगा और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इसी तरह से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल के अंदर इंडिविजुअल एटम के बारे में डिस्कस किया कि एक सोडियम एटम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पर्टिकुलर एटम का रेडियस क्या होगा, उसका उसके अंदर जो एटम में इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या होगी। तो अभी तक जो हमने प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किए हुए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस चैप्टर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी या फिर इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। और अगर एक्चुअल मायने में देखा जाए तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और एटम होते तो हैं, लेकिन वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अलोन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं, एक एसोसिएशन में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइस है तो देर इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल विच आर क्लोजली पैक्ड। वाटर है तो वाटर के अंदर भी देर इज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जो कि इंडिविजुअल है पर बहुत सारे एक साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होकर एग्जिस्ट करते हैं। गैस के अंदर भी मॉलिक्यूल इंडिविजुअल एग्जिस्ट तो करते हैं, बस उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं और थोड़ा एक दूसरे अपार्ट होते हैं। तो कहने का मतलब अब हम जो स्टेट ऑफ मैटर में आ रहे हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर में इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब एसोसिएट होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, बहुत सारे एक ही टाइप के एटम या बहुत सारे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल, जैसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल या बहुत सारे H2SO4 मॉलिक्यूल, इस तरह के जो हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। और जब एक बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं, जैसे 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो 6.022 into 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल एक साथ 18 ग्राम वाटर बना रहे हैं, यानी वाटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ एसोसिएटेड हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर में हम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक बहुत बड़े ग्रुप के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर इन बहुत बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है,
या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके बहुत सारे एटम्स हैं, सॉरी, कोई भी मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, तो फिजिकल स्टेट उसकी सॉलिड हो जाएगी। यानी यहाँ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज पैक्ड है उस हिसाब से स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड होगा, उसका स्टेट डिसाइड होगा। जब हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे वाटर के एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें, तो वाटर के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, कोई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अकेला वाटर मॉलिक्यूल हमारे को स्किन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। तो यहां पर जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा मैं रीड करके फिर आगे बढ़ता हूं। द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। The properties associated with a collection of large number of atoms, ions और molecules। आप इस पॉइंट को ध्यान दो, यहां लार्ज मॉलिक्यूल जब तक नहीं होंगे तब तक तो स्टेट की बात करना ही बेकार है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की कोई स्टेट नहीं है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की कोई स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते हम। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, तो वो जब एसोसिएटेड होते हैं तो उन एसोसिएशन के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो सॉलिड, इंटरमीडिएट है तो लिक्विड, और वेरी वीक और नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं या एटॉमिक फोर्सेस है तो वो गैस फॉर्म में आ जाएंगे। एटम होते हैं ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड डज नॉट बॉइल बट द बल्क बॉइल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैव वेटिंग प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल डू नॉट वेट। Water can exist as ice, which is a solid. It can exist as liquid, or it can exist in the gaseous state as water vapor or steam. Physical property of ice, water, and steam are very different. In all three states of water, chemical composition of water remain the same, H2O. Chemical composition यानी उसका formula क्या है? Chemical property of substance do not change with the change of its physical state, but rate of chemical reaction do depends upon the physical state. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जैसे जैसे हम केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो कुछ पॉइंट अपने आप और ज्यादा क्लियर होते रहेंगे। आप ये हमेशा ध्यान रखना कि फिजिकल स्टेट चेंज होने से मॉलिक्यूल का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। आइस के अंदर भी H2O मॉलिक्यूल है, वाटर लिक्विड के अंदर भी H2O मॉलिक्यूल है, वेपर में भी H2O मॉलिक्यूल है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, बट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट। जैसे आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन लिक्विड है और आयोडीन गैस है। इन तीनों से हमारे पास तीन डिफरेंट सैंपल है, आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन लिक्विड है, आयोडीन गैस है। हम तीनों को किसी एक ही कॉमन रिएजेंट से रिएक्ट करवा रहे हैं, तीनों के अलग अलग सैंपल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो गैस पहले रिएक्ट कर जाएगा। क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक होने से पहले उस मॉलिक्यूल को सेपरेट होना पड़ता है। तो अगर वो जैसे आयोडीन सॉलिड है, तो आयोडीन सॉलिड है तो उसको रिएक्ट करने के लिए सबसे पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद आयोडीन और आयोडीन एटम का बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी आयोडीन सॉलिड जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पहले सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? I2 लिक्विड में। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद और गैस में कन्वर्ट होगा। अब आयोडीन जब गैस में कन्वर्ट हुआ तो उसमें I और I ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से दो आयोडीन एटम बनेंगे। अब ये आयोडीन एटम H एटम से, X एटम से, Y एटम से, जो भी दूसरा रिएक्टेंट है उसे रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होगा तो ही वो केमिकल रिएक्शन में एंटर करेगा। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, देयर इज सम एक्सेप्शन, वो आगे देखेंगे। पर I2 जो है पहले I में कन्वर्ट होगा। तो आयोडीन सॉलिड कभी भी डायरेक्ट I एटम में कन्वर्ट नहीं होगा,
पहले आयोडीन सॉलिड आयोडीन लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे टेम्परेचर देते जाएंगे, हीट देते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने के बाद इसके ये वाला जो रेड बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इसकी नंबर आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपसे पूछे कि कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है और कोई गैस मॉलिक्यूल है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो गैस की होगी। यानी आयोडीन सॉलिड, आयोडीन लिक्विड, आयोडीन गैस, which molecule enter in more fast in chemical reaction, तो हम लिखेंगे आयोडीन एटम, क्योंकि इसके अंदर हमको हीट करना पड़ेगा, पहले इसका फ्यूजन करना पड़ेगा, फिर वेपोराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ फ्यूजन एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वेपोराइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी I2 लिक्विड को I2 गैस में कन्वर्ट, और उसके बाद जाके I और I के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। और अगर हमारे पास डायरेक्टली आयोडीन गैस है तो ये दो स्टेप, ये दो एनर्जी से हम सेव हो जाएंगे, हमारा टाइम सेव होगा और एनर्जी सेव होगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, आपसे कोई पूछे कि फिजिकल स्टेट चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो हमारा आंसर होगा नो। बट अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि फिजिकल स्टेट चेंज होने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होगा, तो यस, जनरली गैस मॉलिक्यूल्स रिएक्ट मोर फास्ट एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अमंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी सैंपल है, उन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर जो फोर्स है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को सबसे पहले वैन डर वाल साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका जो इनोवेशन किया था, इसका जो आइडिया दिया था, वो वैन डर वाल साइंटिस्ट ने दिया था। इसलिए इन फोर्सेस को हम वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। और वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर फिर टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस आ जाते हैं, यानी ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं, इसमें डिस्पर्शन फोर्सेस है, जिनको हम लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। डायपोल अट्रैक्शन है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन है, जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एक सैंपल है गैसेस का, एटम्स का। इन एटम्स के बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, भले वो नेग्लिजिबल हैं, हम फील नहीं कर पा रहे, पर वो है। इसी तरह से कोई भी मॉलिक्यूल है तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, तभी तो और उन फोर्स का जो इंटेंसिटी है, एक्सटेंट है, स्ट्रेंथ है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में। उस वजह से इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस है, जो डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस है, बेसिकली ये उन मॉलिक्यूल में मिलते हैं जो नॉन पोलर है, उन एटम्स में मिलेंगे जो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब उसके एटम और मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यानी वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होमोजीनियस या सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपको, हम एक बलून का एग्जांपल ले लेते हैं जो सिमेट्रिकली स्फीयर है। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल के अंदर जो ब्लेडर होता है उसमें हम एयर भर दिया है, तो वो एक सिमेट्रिकल स्फीयर बनाता है। तो किसी भी सिमेट्रिकल स्फीयर में कोई भी बलून है, तो बलून के अंदर अगर बलून बिल्कुल सिमेट्रिकल स्फीयर है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्फीयर है, तो इसके अंदर जो एयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उस बलून के इनसाइड चारों तरफ 3D के अंदर, ठीक है, इक्वली गैस मॉलिक्यूल इक्वली कंसंट्रेशन से या इक्वली नंबर से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसी तरह से जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, ऐसा नहीं है। अब अगर मेरे पास एक सिमेट्रिकल बलून है, बेटा ध्यान दो, ये मेरे पास एक सिमेट्रिकल बलून है। अब ये जो मेरे पास सिमेट्रिकल बलून है, तो इस सिमेट्रिकल बलून में क्या हो गया,
एयर सिमेट्रिकली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है तभी तो वो सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको प्रेस कर दिया, बीच में से पकड़ के दबा दिया, और तो वो इस तरह से मान लो हो गया, ठीक है, मैंने इसको दबा दिया, अब मैंने इसको प्रेस कर दिया, अब मैंने यहां से एक तरह से यूं पकड़ के यूं प्रेस किया, तो प्रेस कर दिया तो क्या हुआ, प्रेस करने के बाद क्या हुआ, मैंने इसको पकड़ के प्रेस किया, दबा दिया, दबा दिया तो क्या हो गया, एयर जो है वो राइट हैंड साइड में ज्यादा आ गई, एयर जो हो गई वो, क्योंकि मैंने यहां से पकड़ के यूं दबाया, दबाया तो क्या हो जाएगा, जो एयर है वो एयर किस तरफ ज्यादा आ जाएगी, एयर राइट हैंड साइड में ज्यादा आ जाएगी। तो एयर जब राइट हैंड साइड में ज्यादा आ जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा, अब ये अनसिमेट्रिकल बलून बन गया, और इसमें जो इनसाइड जो एयर थी उसका अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो एयर का जो ज्यादा मॉलिक्यूल है, एयर का जो ज्यादा कंसंट्रेशन है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये अनसिमेट्रिकल, तो उसी तरह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं, और इनमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं आता। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर यह हो गया कि जैसे अब मैं इसका एग्जांपल लूं, अब अगर ये मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड राइट हैंड साइड में ज्यादा खिसका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड राइट हैंड साइड में ज्यादा खिसका हुआ है, मैं एक HCl का एक एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए। तो अब इस केस में क्या होगा, HCl है तो HCl के दो न्यूक्लियस होंगे, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, एक क्लोरीन का न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और एक क्लोरीन का न्यूक्लियस। अब HCl में क्या होगा बेटा, HCl एक अनसिमेट्रिकल है, HCl ऐसा मॉलिक्यूल है। अब मैं इसको प्रेस, हटाओ इसको, ठीक है। अब जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, H और H है, Cl और Cl है, तो वो ऐसे होंगे, सिमेट्रिकली होगा, भले दो न्यूक्लियस है पर दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नेट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल बन जाए, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाता है। लेकिन अगर जैसे मैं HCl की बात करूं तो HCl के अंदर क्या हो जाएगा, H और Cl है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये मैं सीधी सी बात बताऊं आपको कि जब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन का ज्यादा है। तो क्लोरीन का न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है, तो जब H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, H और Cl मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्लोरीन के न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या हो जाता है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, क्लोरीन क्या करता है, इस ओवरऑल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच जाता है। अब HCl में क्लोरीन इंडिविजुअल नहीं है, H इंडिविजुअल एटम नहीं, ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना दिए। तो अब इनमें दोनों न्यूक्लियस है और दोनों न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। लेकिन क्लोरीन का जेड इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्लोरीन का जेड इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन का क्लोरीन का न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होने की वजह से क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। उससे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्लोरीन न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो हम क्लोरीन न्यूक्लियस के अराउंड पार्शियल नेगेटिव साइन लगाएंगे, या मॉलिक्यूल के अंदर जब प्रेजेंट करेंगे तो HCl में क्लोरीन के ऊपर पार्शियल, ये साइन है पार्शियल, जैसे डेल्टा होता है या पार्शियल बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पर ये मैंने लगाया है पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाया है, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन की तरफ तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन की तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यानी क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इस तरह के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया,
अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया कि वो पोलर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होमोजीनियसली या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है उनके मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के अराउंड। किसी एक न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा शिफ्टेड है जिस न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा या जिस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और यहां पर क्या होगा, ये यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसलिए सिमेट्रिकल है कि दोनों न्यूक्लियस सेम है तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, या यूं बोलो दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम हो गए, तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये जो क्रिएट हुआ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, हम इसको डायपोल बोलते हैं और ये परमानेंट डायपोल है क्योंकि क्लोरीन का एक परमानेंट न्यूक्लियस का पावर रहता है और हाइड्रोजन मतलब जो जेड इफेक्ट है, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है, टाइम के साथ भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अब हमेशा के लिए ऐसा हो गया, ये मॉलिक्यूल हमेशा के लिए ऐसा हो गया। कहने का मतलब इसमें परमानेंट डायपोल आ गया, क्योंकि है ना आप बुक में भी पढ़ोगे कि परमानेंट डायपोल और टेम्पररी डायपोल। परमानेंट डायपोल और टेम्पररी डायपोल को भी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले परमानेंट डायपोल समझ लो, HCl के अंदर परमानेंट डायपोल है क्योंकि HCl के अंदर यूं नहीं है कि क्लोरीन का न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है और वो न्यूक्लियस का इफेक्ट धीरे धीरे चेंज होगा, नहीं होगा, वो जो है वो है, ठीक है। तो ये परमानेंटली जब तक HCl एग्जिस्ट करेगा ये मॉलिक्यूल, तब तक H और Cl के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्लोरीन न्यूक्लियस के अराउंड ज्यादा खींचा हुआ रहेगा। क्लोरीन न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमेशा ज्यादा डेंसर होगा और क्लोरीन पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज नजर आएगा और हाइड्रोजन पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। तो इट इज कॉल्ड परमानेंट, इट इज कॉल्ड परमानेंट डायपोल। अब टेम्पररी डायपोल क्या होता है ये भी क्लियर कर दूं। टेम्पररी डायपोल ये होता है, टेम्पररी नाम से क्लियर है, क्रिएट तो हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद इमीडिएटली खत्म हो गया। जैसे ये है, अब ये एक नॉन पोलर है, इसमें कोई भी डायपोल मूवमेंट नहीं है, मैंने इसको प्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेस कर दिया तो क्या होगा, वही बलून वाले एग्जांपल से समझा रहा हूं कि सपोज करो ये बलून है, तो बलून है तो ये परमानेंट ही सिमेट्रिकल है, परमानेंट सिमेट्रिकल है ये, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्सेस को प्रेस कर दिया, तो प्रेस करते ही क्या होगा, ये इसमें पोलरिटी आ जाएगी, इसमें डायपोल आ जाएगा, इसमें अनसिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने जब मैंने प्रेस किया था तो फोर्स लगाया था, उस फोर्स को विड्रॉ कर लिया मैंने, यानी प्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं दबा रहा हूं, प्रेस कर रखा है, तो इसमें एक डायपोल क्रिएट हो गया। अब मैंने जैसे ही फोर्स विड्रॉ किया, ये वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह का डायपोल जो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या किसी भी वजह से, किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से या किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के कोई इफेक्ट की वजह से, जैसे मैंने फोर्स डाला, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्रिएट हो, तो उसको टेम्पररी डायपोल या मोमेंटरी डायपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोमेंटरी डायपोल बोलते हैं। तो मोमेंटरी डायपोल और टेम्पररी डायपोल ये होता है कि कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अब उस कोई पोलर मॉलिक्यूल है, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब उस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसमें पोलरिटी आ गई और वो सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल हुआ। तो जैसे ही ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसका इफेक्ट खत्म होगा या ये इफेक्ट विड्रॉ होगा, तो मॉलिक्यूल वापस अपनी ओरिजिनल नॉन पोलर और सिमेट्री में आ जाएगा। तो उसमें डायपोल आया तो सही, अनसिमेट्री आई तो सही, लेकिन टेम्पररी आई, मोमेंटरी आई, कुछ टाइम के लिए आई और फिर गायब हो गई। तो इस तरह के डायपोल को हम टेम्पररी डायपोल बोलते हैं। तो टेम्पररी डायपोल जो क्रिएट होता है वो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन में, ठीक है, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। H2, Cl2 गैस, F2 गैस, N2 गैस, O2 गैस, ये प्योर फॉर्म में हो या मिक्स फॉर्म में हो, N2 और O2 भले प्योर है, चाहे N2 O2 H2 F2 गैस, ये सब अगर एक साथ भी है तो भी इनमें मोमेंटरी टेम्पररी डायपोल क्रिएट होते हैं। और टेम्पररी डायपोल क्रिएट होने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि ये गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन की वजह से क्या होता है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे जो एक फोर्स लगा, आपस में जब ये कोलाइड कर रहे हैं, इस कोलिजन की वजह से क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड
इधर उधर खिसक जाते हैं, इधर उधर अपना पोजीशन बदल देते हैं, तो उस वजह से एक टेम्पररी डायपोल क्रिएट होता है। और कोलिजन हुई, कोलिजन होते ही उसके अंदर अनसिमेट्री आई, डायपोल आया और फिर वो वापस संभल जाता है। जैसे हमारा, मैं आपको वही सोच रहा था किसी एग्जांपल से समझाऊं, तो इस तरह से समझा सकता हूं कि हम बहुत सिमेट्रिकल अच्छे से बाइक चला रहे हैं रोड पर, और अचानक कोई बीच में आ गया तो हम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर वापस सीधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को बचाना है या हमको सेल्फ डिफेंस लेना है, तो हम क्या करते हैं, तेजी से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं या थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, थोड़ी हमारी गाड़ी हिलती है और वापस स्मूथ हो जाती है। तो वही वाली बात है कि ये मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो इनमें एक टेम्पररी मोमेंटरी डायपोल क्रिएट होता है, और मोमेंटरी और टेम्पररी डायपोल क्रिएट होते ही वो वापस उसका न्यूक्लियस वापस उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को वापस सिमेट्रिकल बना देता है। तो यहां पर जो डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस हैं, यहां पर जो डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस जो हैं बेटा, वो उन मॉलिक्यूल में क्रिएट होते हैं जहां पर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल है। तो इनमें क्या होगा, वो आपस में कोलाइड करेंगे और आपस में कोलिजन करने की वजह से क्या होगा, उनमें एक टेम्पररी डायपोल क्रिएट होगा, और टेम्पररी डायपोल क्रिएट होते ही उन डायपोल्स के बीच में एक अट्रैक्शन बन जाता है। इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। मैं क्लियर करूं बेटा, जैसे एक सिंपल सी बात करूं, मैं आपको ना इस फोर्स को पहले इग्नोर करते हैं, पहले है ना मैं आपको डायपोल अट्रैक्शन एक्सप्लेन करता हूं। अब आप बोलोगे सर आप तो डायपोल तो थर्ड नंबर पे, कोई बात नहीं, अपन पहले पढ़ लेते हैं। तो देखो डायपोल अट्रैक्शन क्या है, डायपोल अट्रैक्शन डायपोल अट्रैक्शन जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। तो डायपोल अट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास HCl का सैंपल है, तो HCl मॉलिक्यूल का सैंपल है, तो HCl के अंदर परमानेंट डायपोल है। HCl में हमारे पास क्या है, परमानेंट डायपोल है। अब परमानेंट डायपोल होने की वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है। और इधर ये, तो अब ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैं तो खाली 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मेरे पास एक 1 मोल सैंपल भी है HCl का, तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हर मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव पोल भी है, पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव, तो वो अंदर अपने आप को ये मॉलिक्यूल इस तरह से सेट करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के सामने आ जाता है। HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो अब इसमें इस HCl के क्लोरीन का नेगेटिव पोल और इस हाइड्रोजन के इसके हाइड्रोजन का पॉजिटिव पोल, ठीक है, ये गलत लिख दिया था, सही कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव पोल और इसका नेगेटिव, यानी HCl मॉलिक्यूल का ये वाला नेगेटिव पोल और ये दूसरे HCl मॉलिक्यूल का ये वाला पॉजिटिव पोल, ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि वो आमने सामने आ जाते हैं, और ये भी आमने सामने आ गए। अब क्या हो गया, ये क्या है, ये डायपोल है। डायपोल का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंट पोल, तो ये हो गया हमारा डायपोल, एक डायपोल ये हो गया हमारे पास, और दूसरा डायपोल ये हो गया। अब ये पोलर मॉलिक्यूल है, इनमें ये परमानेंट डायपोल, अब ये परमानेंट डायपोल है, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से सेट हुए कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के सामने आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के सामने आ जाएगा, और वाइस वर्सा। तो अब इनके बीच में ये चार्जेस जो है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इसका डायपोल इसके डायपोल को अट्रैक्ट करता है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो अब हमारे को ये तो समझ में आ रहा है कि जो मॉलिक्यूल पोलर है, जिन मॉलिक्यूल में डायपोल है, तो उनमें तो समझ में आ रहा है कि उनमें डायपोल अट्रैक्शन होगा, और इस डायपोल अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे, क्योंकि ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। लेकिन अगर यही अगर हमारे पास HH हो, H2 हो, क्या हो हमारे पास, H2 हो। अब H2 है, तो अब मैंने ऐसा लिख दिया, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता बेटा, बिल्कुल नहीं होता है, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है, कि आपने तो ना H2 मॉलिक्यूल में भी, अब देखा जाए तो H2 मॉलिक्यूल क्या है,
ये H2 मॉलिक्यूल है बेटा, ये H2 और ये H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये दोनों जब H2 मॉलिक्यूल हैं तो ये तो नॉन पोलर है, ये दोनों H2 मॉलिक्यूल कौन से हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एटम एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये तो मेरे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये मेरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये रहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, जो मैं बता चुका हूं, एंड हैव डायपोल मूवमेंट एंड हैव नो डायपोल मूवमेंट, बिल्कुल सही है। ये वाली पूरी लैंग्वेज इसी के लिए सही है, ठीक है। तो बट अ डायपोल में डेवलप, अब ये बोल रहा है कि बट डायपोल में डेवलप। अब देखो ये पूरी की पूरी लैंग्वेज रीड करो आप, कि एटम एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल and have no dipole moment because their electronic charge cloud is symmetrically distributed. इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट अ डायपोल में डेवलप मोमेंटरी इवन इन सच एटम एंड मॉलिक्यूल व्हेन दे कोलाइड। मैंने कहा जब अभी मैंने आपको बताया ये कोलाइड करेंगे, तो ये जब इनके बीच में जब कोलिजन होगी, तो कोलिजन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ खिसक जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिस तरफ खिसक जाएगा वहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो एक तरीका और है हमारे पास, ये देखो, ये ना, ये बुक के अंदर डायग्राम बना हुआ है, मैंने यू का यू कॉपी पेस्ट किया है। ये देखो, ये हमारे पास एटम ए और बी है या मॉलिक्यूल ए और बी है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि एटम हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन हो जाएगा, और मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो H2 F2 Cl2 N2O2 हो जाएंगे। अब इनमें जैसे कोलिजन हुई तो इनके शेप बिगड़ गए, इनके शेप बिगड़ गए बेटा। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उधर उधर डिस्टर्ब हो गए। देखो न्यूक्लियस अपनी जगह रिजिड रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर उधर खिसक जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कंपैरेटिवली लूजली हेल्ड होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये बोल रहा है कि जैसे ये कोलिजन हुआ तो एटम ए विद इंस्टेंटेनियस डायपोल, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड। अब यहां पर तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, यहां पर ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ खिसक गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ गया, तो यहां पर हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर ये H2 होगा तो दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो एक न्यूक्लियस की अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इसी तरह से यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उधर खिसक गया, तो ये आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या हो गया, अगर ऐसा हो गया, इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, इनका शेप बिगड़ा। शेप बिगड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हुआ। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होने का मतलब ये हुआ कि यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसी एक डायरेक्शन में खिसक गया, जैसे ये इधर लेफ्ट राइट में खिसक गया, इधर भी ये राइट में खिसक गया। तो इस जिस तरफ खिसक गया वहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, ये उधर खिसक गया तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये मोमेंटरी डायपोल आया, टेम्पररी, वो ये तुरंत वापस इसमें तो ये जो प्रोसेस है वो इस तरह से है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये इस तरह से है, यानी ये उसमें बदलेगा और तेजी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये बदला, ये बदला, ये प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। यानी ये फिनोमेना डायनेमिक है, ये टकरा है, ये दोनों उसमें कन्वर्ट हो, ये दोनों टकरा है उसमें कन्वर्ट हो, और इमीडिएटली ये दोनों इसमें कन्वर्ट होते ही वापस इसमें हो रहे। ये तो ये फिनोमेना कंटिन्यूअस चलता रहा। लेकिन जैसे ही ये बना, जैसे ही ये बना, तो बनते ही एक इसमें देखो बेटा, एक ये जो ब्लू ब्रोकन लाइन है, ये जो ब्लू ब्रोकन लाइन है, जैसे ही बना तो इसके नेगेटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स बना, और ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो गया, फोर्स ही गया, ये बना वापस फोर्स आया, गायब हो गया, फोर्स बना गायब हो गया। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी आ रही है, गायब हो रही है, पोलैरिटी आ रही है, गायब हो रही है। कोलिजन की वजह से पोलैरिटी हुई, फिर संभल गया, संभलते ही फिर कोलिजन हुई, फिर पोलैरिटी आई, फिर संभल गया, संभलते ही फिर कोलिजन हुई, पोलैरिटी आई, और ये बात लगातार ऐसे चलती रहती है। लेकिन जब वो इस सिचुएशन में आता है तो एक इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए एक मोमेंटरी इसमें डायपोल बनता है, और इस मोमेंटरी डायपोल की वजह से एक मोमेंटरी एक इनफाइनाइट टाइम, एक इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम के लिए यहां एक फोर्स बन जाता है।
इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्सेस, क्योंकि लंदन साइंटिस्ट ने दिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मोमेंटरी और मोमेंटरी मतलब इस फोर्स को हम मोमेंटरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये एकदम टेम्पररी फोर्स है, यानी इसके अंदर ये टेम्पररी डायपोल बने। तो आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल है, ठीक है, जो बनते ही गायब हो जाता है, लेकिन लगातार बनता है, गायब होता है, लगातार बनता है और गायब होता है। इस वजह से लगातार ये फोर्स अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते हैं। और इस तरह के जो फोर्सेस हैं वो H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, नॉन पोलर गैसेस, या कि मैं ये कह सकता हूं कि ये उनमें बनेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल और इनर्ट गैसेस में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन में। These forces are always attractive and interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between two interacting particle। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि ये जो है R जो है वो क्या है, जो ये इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r की पावर 6, 1/r की पावर 6, ठीक है, 1/r की पावर 6, यानी यहां जो इंटरेक्शन है ये डिस्टेंस है r, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड r, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड r। ठीक है, और आपको समझ में आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं, आगे ध्यान से सुनना बेटा, कि these forces are लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, जो मोमेंटरी फोर्सेस हैं बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है। These forces are always attractive and interaction energy is inversely proportional। interaction energy, ठीक है, यानी जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, interactional energy is inversely proportional to sixth power of the distance between the two interacting particle, r की पावर 6, where r is the distance between two particles। These forces are important only at short distance and their magnitude depends on the polarizability of the particle। इनके मैग्नीट्यूड जो है उसकी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं कि पोलरिटी आई तो सही, अब अगर जितनी ज्यादा पोलरिटी आएगी तो मैग्नीट्यूड उतना बढ़ जाएगा। खैर एनीवे, आप तो इसको याद रखो, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है और मेरे को जहां तक ईयर भी है तो 2014, 15 और 16 इन तीनों पेपर को स्टडी करना है। तीनों ईयर में से एक ईयर आया था ये क्वेश्चन कि जो इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2, r की पावर 2, r की पावर 4, r की पावर 6 और r की पावर 8, ऐसे चार चॉइस बना रखी थी उसने। तो उसमें आंसर था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 6। अब डायपोल फोर्स मैंने अभी आपको बताई दी है। ये डायपोल फोर्स उन मॉलिक्यूल में होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल है, सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल होंगे, और ये जो डायपोल अट्रैक्शन है ये ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मैंने डिस्कस कर चुका अभी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगे, और ये पोलर मॉलिक्यूल कोई भी हो, HCl हो, HBr हो, H2S हो, SO2 हो, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हो, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी कैसे निकालते हैं, डायपोल मोमेंट। अगर उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, म्यू क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलरिटी। म्यू क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हम कहां पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी, और पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल अट्रैक्शन। तो जितनी ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट होगा उसकी पोलरिटी उतनी ज्यादा आएगी। तो अलग अलग मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट अलग अलग आता है। जैसे HCl का डायपोल मोमेंट ज्यादा है और HBr का डायपोल मोमेंट कम है, तो HCl में डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो और ये डायपोल अट्रैक्शन हो गया, ये डायपोल और इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल पोजेसिंग परमानेंट डायपोल। मैंने कहा ना इनमें परमानेंट डायपोल है, ठीक है। ये यूं नहीं है कि बन के गायब हो रहे हैं। एक बार ये सारे HCl मॉलिक्यूल जैसे एसोसिएट हुए तो उस पूरे HCl का जितना भी बड़ा सैंपल है, सारे सैंपल में सारे HCl मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और इसको हम बोलेंगे डायपोल अट्रैक्शन।
दिस इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर देन द लंदन फोर्सेस बट वीकर देन द आयन आयन इंटरेक्शन। हाँ, वीकर देन द आयनिक आयन आयन इंटरेक्शन। तो देखो यहां आयन आयन इंटरेक्शन का मतलब NaCl की बात कर लूं मैं, ठीक है। अब जैसे ये तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये डायपोल आयन आयन इंटरेक्शन क्या होता है? आयन आयन इंटरेक्शन ये हो गया जैसे Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस। तो ये वाला अट्रैक्शन जो NaCl में, ठीक है ना, ये जो है अट्रैक्शन वो आयन आयन इंटरेक्शन होता है। वो क्या होता है बेटा? वो होता है आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है। यानी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो केटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको आयन आयन। तो ये वाला अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? डायपोल डायपोल। क्योंकि यहां पर तो केवल चार्जेस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, और यहां तो होल चार्जेस है। यहां बहुत इस +1 के सामने ये +1, इस पॉजिटिव चार्ज के सामने ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, इस नेगेटिव चार्ज के सामने ये नेगेटिव चार्ज बहुत कम है। तो इनके मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इस वजह से यहाँ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कम होगा इनके। और यहाँ तो होल मैग्नीट्यूड है, पूरे मैग्नीट्यूड है, +1 है तो +1 ही है, ठीक है, -1 है तो -1 है। इसीलिए आयन, ये जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है वो आयन आयन इंटरेक्शन से वीक होते हैं, लंदन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं। लंदन फोर्सेस से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बेटा। आगे डिस्कस करें हम, तो ये देखो मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, डायपोल डायपोल, ठीक है। ये अब वापस डिस्कस नहीं करूंगा, ये वही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच में बात है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोल मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ अब देखो ये चीजें कॉम्पिटेटिव के लिए ज्यादा काम की है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, जब ये स्टेशनरी अपनी जगह रुके हैं, हिल नहीं रहे हैं, ठीक है, तब तो इनका जो होगा वो होगा R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं खाली रीड करता हूं, आप ध्यान से सुन लो। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, जब वो रुके हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं, अपनी जगह फिक्स है, एज इन सॉलिड्स, इज प्रोपोर्शनल टू 1/R³, ठीक है। एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग मॉलिक्यूल, जब वो घूम रहे हैं इधर उधर उधर ये जा रहे हैं, ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू 1/R6। तो ये ध्यान रखना, जैसे लंदन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R6 थे, वैसे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी R6 रहेंगे। लेकिन अगर ये स्टेशनरी है, रुके हुए हैं, सॉलिड के अंदर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ होंगे, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स बिसाइड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन इंटरेक्ट बाय लंदन फोर्सेस, यानी अब इनमें दोनों तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, लंदन फोर्सेस भी हैं, ठीक है, और साथ में पोलर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी है। Thus cumulative effect is that the total of intermolecular forces is polar molecules increase। खैर आप इस ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना याद रख लो कि इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो है ही, लेकिन बिसाइड इसके अंदर अब लंदन फोर्सेस अपने लेवल पे काम कर ही रहे हैं। ये तो HCl पे जो पोलरिटी आई उसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्सेस क्रिएट हो गए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड भी करेंगे अगर गैस फेज में है, तो सॉलिड में नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, एक तो पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है। इसमें एक तो पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है, यानी एक HCl मॉलिक्यूल है और एक H2 मॉलिक्यूल है। अब ये HCl मॉलिक्यूल है और दूसरा H2 मॉलिक्यूल है। अब ये तो पोलर मॉलिक्यूल है इसमें, और ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल में तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसमें है ही नहीं। अब क्या होगा, इसका जो पार्शियल पॉजिटिव और इसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इसको परेशान करेगा, क्योंकि ये चार्जेस क्या करेंगे, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे, क्योंकि ये पार्शियल चार्जेस क्या करेंगे, चार्जेस तो है ना, तो चार्जेस क्या करते हैं, चार्जेस को ये थोड़ी मतलब है कि सामने कौन है, उसको तो सामने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नजर आ गया, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आ गया, ये आ गया, चलो इसके कांटेक्ट में आ गया, अभी तो अलग था, ये नॉन पोलर इसके कांटेक्ट में आ गया। तो अब ये जो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा, और ये हाइड्रोजन का, ठीक है, तो यहां एक रिपल्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और इधर से इस हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है, वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां एक अट्रैक्शन बन जाएगा। तो जहां इस तो हम यूं नहीं लिखते कि यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, हम बोलते हैं ये HCl का जो डायपोल है, ये HCl का जो डायपोल है, ये HCl का जो डायपोल है, वो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करके इसमें टेम्पररी डायपोल क्रिएट कर देता है। या यूं बोलते हैं कि इसमें ये जब अकेला था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब अकेला था, ठीक है, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल अकेला था तो इसमें कोई डायपोल नहीं था। जब इसके पास में कोई पोलर मॉलिक्यूल गया तो पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इस पोलर मॉलिक्यूल के इसके इंटरेक्शन की वजह से इसमें भी क्या हो गया, डायपोल क्रिएट हो गया। इसमें भी क्या क्रिएट हो गया, डायपोल क्रिएट हो गया। अब वो डायपोल क्रिएट हुआ तो ये जो डायपोल क्रिएट हुआ इसमें, वो इसको देखकर हुआ, तो इसकी वजह से इसमें डायपोल इंड्यूस हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे इंड्यूस डायपोल। ठीक है, इंड्यूस डायपोल है ये। अब वापस यहां पर जो फोर्स बना, उस फोर्स को हम बोलेंगे इंड्यूस डायपोल फोर्स। ठीक है, तो ये कब होगा, जब एक परमानेंट और एक नॉन पोलर होगा। तो दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डायपोल, जैसे HCl होगा, एंड द मॉलिक्यूल लेकिंग परमानेंट डायपोल, जैसे H2 हो गया। परमानेंट डायपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, परमानेंट डायपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, induce dipole on the electrically neutral molecule by deforming its electronic cloud। अब आप इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो और जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको समझो। यानी HCl के इन्फ्लुएंस में आके H2 जैसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर हो गया, इसीलिए हम इसको H2 के अंदर जो पोलरिटी क्रिएट हुई वो इंड्यूस डायपोल हुआ। इसको समझा रखा है मैंने, ठीक है, कि ये यहां पर वही HCl परमानेंट, ये H2 नॉन पोलर। अब इसमें क्या हुआ, कोलिजन हुई और ये पास में आए, तो इसकी वजह से इसको देखकर इसमें पोलरिटी आ गई। यूं बोल सकते हैं ना जनरल लैंग्वेज में कि इसमें पोलरिटी नहीं थी, इसमें है। जब ये दोनों साथ में आए तो इसने क्या देखा, इसमें पोलरिटी है, तो इसकी पोलरिटी की वजह से इसमें पोलरिटी आ गई। तो इसमें जो बना वो है इंड्यूस डायपोल। ये है इंड्यूस डायपोल और ये है परमानेंट डायपोल। अब इनके बीच में जो फोर्स बनेंगे, इस और इस, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में, तो इसको बोलेंगे डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्स। ठीक है, ये भी r की पावर 6 है, मैं रीड कर रहा हूं। इन दिस केस आल्सो इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon r की पावर 6 where is the distance between two molecules। Induced dipole moment depends upon the dipole moment present in the permanent dipole। यानी इसमें कितना स्ट्रॉन्ग डायपोल है, क्योंकि यही तो इसी के इंटरेक्शन की वजह से इसमें आ रहा है। अब इसका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसका इंटरेक्शन कम होगा, तो यहाँ इंड्यूस डायपोल कम डेवलप होगा। अगर इसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, मतलब इसमें जो पोलरिटी है, इसमें जो परमानेंट डायपोल है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसमें जो परमानेंट डायपोल है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो वो इसको ज्यादा इफेक्ट करेगा और ज्यादा इंड्यूस डायपोल क्रिएट करेगा। तो इंड्यूस डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डायपोल एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब फिर इसकी वजह से इसमें पोलराइजेबिलिटी, यानी इसमें इंड्यूस डायपोल कितना डेवलप हुआ उस पर डिपेंड करेगी। यानी इसमें इंड्यूस डायपोल ज्यादा होगा तो ये इंटरेक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कब आएगा, जब इसमें इंड्यूस डायपोल ज्यादा है, यानी इसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, in this case also cumulative effect of dispersion forces and dipole induction dipole interaction। यानी हमेशा ध्यान रखो, आपसे कभी भी कोई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमेशा हर सैंपल के अंदर लंदन फोर्सेस तो हैं, लंदन फोर्सेस के साथ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा या लंदन फोर्सेस के साथ इंड्यूस डायपोल वाला अट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, तो लंदन फोर्सेस तो हमेशा हर तरह के सैंपल में आपको मिलेंगे, लंदन फोर्सेस तो हर तरह के सैंपल में
हमको मिलेंगे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा डिस्कस कर रखा है। मैंने बता रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक्सट्रीम फॉर्म है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का। यानी बहुत बार मैं जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला अट्रैक्शन तो सेम है। एग्जैक्टली एग्रीड, बट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसका एक्सट्रीम फॉर्म है। वो केवल 3 मॉलिक्यूल फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों जो एलिमेंट हैं इन तीनों में क्या है, एक तो इनका स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है तो मास कम है। मास क्या है इनका, एटॉमिक मास क्या है, लेस है, नंबर 1। नंबर 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इन एलिमेंट से सबके सब घबराते हैं। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और हाइड्रोजन तो कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ रहता है कि बेचारा एक छोटा सा एटम है जिसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन के चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जब भूल से इनसे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, भूल हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन उसके जो इफेक्ट है वो क्या है, देखो बेटा, अब होगा क्या कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड पेयर है, पूरा का पूरा फ्लोरीन की तरफ खिसक गया। और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली H2S, HCl, HBr और HI जैसे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आया, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। हाइड्रोजन दुखी हो गया, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन का एक ही इकलौता इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खिसक गया। हाइड्रोजन का ये जो पोर्शन है वो एक तरह से प्रोटॉन की तरह बिहेव करने लग गया। हल्की फुल्की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अराउंड रह गई, ठीक है। और वही बात यहां हो जाएगी। अब ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एटम की ये दुर्दशा, ये पोजीशन, ये एडवर्स पोजीशन कब आएगी, जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। चाहे वो फ्लोरीन से करे, चाहे वो ऑक्सीजन से करे, चाहे वो नाइट्रोजन से करे, बॉन्ड को बहुत अपनी तरफ तेजी से खींच लेता है। अब बॉन्ड को जब अपनी तरफ तेजी से खींच लेता है तो हाइड्रोजन का पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वही तो उसने बॉन्ड में डाला, वो भी खिसक गया। तो हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और भारी वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जिसकी वजह से उस न्यूक्लियस के अराउंड, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखे। किसी पर्सन के पास 1 लेग था, वो उस 1 लेग को उसने पूरा किसी बिजनेस में डाल दिया और वो बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो उस अब उसको कैसे कंपनसेट करेगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा मनी बिल्कुल नहीं है। दूसरे एलिमेंट्स के पास तो और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो वही वाली बात हो गई कि यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होने की वजह से अब जो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, ये है डायपोल, पर बड़ा स्ट्रॉन्ग डायपोल है, मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा स्ट्रॉन्ग डायपोल है। अब यहाँ पर जो फोर्स बनेंगे, इन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस में मिलेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल में, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल में भी मिलते हैं। और लेकिन मैं क्लियर कर दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटेल में लगातार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको यूज करते रहेंगे। तो मैं अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में ड्यूरिंग द कोर्स चलता रहेगा। तो ये क्या हुआ, जो ब्लू ब्रोकन लाइंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और इसका अलग से नाम दिया हुआ है क्योंकि इन फोर्सेस की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हमने अलग से नाम दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। बुक में भी ये लिखा हुआ है, बुक से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये NH3 हो गया, तो NH3 में भी इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस तरह से ये रेड ब्रोकन लाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो अब अगर मैं डिस्कस करूं, ठीक है, तो जो सबसे वीक फोर्स हुए वो हुए हमारे लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए डायपोल फोर्सेस, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए डायपोल इंटरेक्शन, उससे ज्यादा हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और उससे ज्यादा हो गए आयन आयन यानी पॉजिटिव आयन फोर्स, मतलब इंटरेक्शन फोर्स, जैसे NaCl में हो गया, KCl में हो गया। तो चलो मैंने एक सीक्वेंस भी बना दिया, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। तो सबसे लोवेस्ट फोर्स लंदन फोर्सेस, उससे ज्यादा डायपोल इंड्यूस डायपोल, और ये हो गया। अब मैं आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट ऑफ मैटर को लेंगे बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, केमिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनका डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्लास हमारी थी जिसमें हमने केवल डायपोल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चैप्टर एक्चुअल में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होने वाला है।